बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज हम चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरे एक दोस्त, एक भाई, मेरे कोलीग हैं, साथ कॉलेज में होते हैं, उनका नाम अली है। उन्होंने ये चैनल बनाया हुआ है अली स्मार्ट गाइड के नाम से। इस चैनल पर आप मैथ्स और स्टैट्स से रिलेटेड काफ़ी सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। ये चैनल बेसिकली FPSC, दीगर सर्विस कमीशन और मुख्तलिफ टेस्टिंग एजेंसीज के बेसिक अरिथमेटिक सिलेक्शन की तैयारी के लिए बनाया गया है। इस चैनल पर इंडिया बिक्स, मस्त गुरु, एग्जाम विडा, पाक MCQs के बेसिक अरिथमेटिक सिलेक्शन के सवालात FPSC के पास्ट पेपर्स मुमकिन आसान तरीकों से हल किए गए हैं और मजीद सवालात हल करके रोज़ाना की बुनियाद पर अपलोड किए जाते हैं। इस चैनल पर 16 स्केल और इससे ऊपर के स्केल्स के बेसिक अरिथमेटिक सेक्शन की तैयारी में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी और इस चैनल पर अभी तक ऑलमोस्ट 400 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आपने ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इस चैनल का नाम अली स्मार्ट गाइड है। तो अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन वर्क एंड शो दैट इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एट व्हाट कंडीशंस वर्क डन विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। वर्क को डिफाइन करना है और हमने ये शो करना है कि ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और किन कंडीशंस पे वर्क डन मैक्सिमम होगा और किस पे मिनिमम होगा ये भी बताना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। वर्क की डेफिनेशन क्या है? वर्क इज डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड थ्रू सम डिस्प्लेसमेंट व्हाइल अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जा रही है ऑब्जेक्ट भी मूव करता है, तो क्या होगा कि उसे हम वर्क कहेंगे। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करें और उस फोर्स के नतीजे में वो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो हम ये कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने वर्क किया है। वर्क में बी डन बाय कांस्टेंट फोर्स एज वेल एज बाय अ वेरिएबल फोर्स। वर्क डन जो है वो कांस्टेंट फोर्स की वजह से भी हो सकता है और वेरिएबल फोर्स की वजह से भी हो सकता है। एग्जाम्पल इसकी क्या है? ए पर्सन पुशिंग अ शॉपिंग कार्ट। अगर एक पर्सन शॉपिंग कार्ट को पुश कर रहा है तो ये एग्जाम्पल होगी वर्क की, क्योंकि फोर्स लगाने से वो शॉपिंग कार्ट उसी डायरेक्शन में मूव भी करेगा। तो ये किस चीज की एग्जाम्पल होगी? वर्क की। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स F ऑन ए बॉडी एंड इफ द बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, then the product of force F and displacement D is called work। कि हम फोर्स F अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे और वो मूव करता है कुछ डिस्टेंस फोर्स की डायरेक्शन में, तो प्रोडक्ट जो होगा F और D का, उसको हम वर्क का नाम देंगे। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट की मदद से हमारे पास जो क्वांटिटी आ रही है वो स्केलर आ रही है। मजीद आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या है कि पर्सन पुलिंग ए क्रेट विद फोर्स F। एक पर्सन एक क्रेट को पुल कर रहा है और फोर्स लगा रहा है F एट एन एंगल थीटा। हॉरिजॉन्टल के साथ उसका जो एंगल है फोर्स का वो थीटा है, रिलेटिव टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। यानी कि जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसकी डायरेक्शन के साथ। दिस कंपोनेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड इज द ओनली कंपोनेंट दैट इज डूइंग वर्क। ये कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और सिर्फ यही कंपोनेंट है जिसकी वजह से ये क्रेट मूव करेगा। The y component is perpendicular to the direction of the motion and does not work on the crate। जो y component होगा वो परपेंडिकुलर होगा जिस डायरेक्शन में क्रेट मूव करेगा उससे, तो इस वजह से उसकी y कंपोनेंट की वजह से कोई भी वर्क नहीं हो रहा होगा। यानी कि सारे का सारा वर्क x कंपोनेंट की वजह से होगा, y कंपोनेंट की वजह से कोई वर्क डन नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पर इस डायग्राम में इसी फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व भी किया गया है कि ये हमारे पास x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है। तो बताया यह गया है कि जिस डायरेक्शन में क्रेट मूव करेगा वो ये डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है Fx इक्वल टू F cos थीटा, इसकी वजह से मोशन हो रही होगी, और जो y कंपोनेंट है Fy इक्वल टू F sin थीटा, उस वजह से कोई मोशन नहीं होती। अब हम ये देखते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है। तो बाय रिजॉल्विंग द फोर्स F इनटू इट्स कंपोनेंट्स Fx एंड Fy, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया था कि फोर्स F को उसके कंपोनेंट्स Fx और Fy में रिजॉल्व कर दिया,
the body is displaced by fx, so work is done by fx only. तो जो बॉडी है वो fx की डायरेक्शन में मूव करती है, तो इस वजह से जो वर्क डन होगा वो सिर्फ fx की वजह से होगा। तो इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं W इक्वल टू fx d। fx क्या है? x कंपोनेंट है फोर्स का, यानी कि f cos थीटा इनटू d, तो ये f d cos थीटा आ जाता है। और अगर हम d को रिजॉल्व करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व करते हैं, तो W इक्वल टू f dx आ जाएगा। x कंपोनेंट के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, इस वजह से f dx आया है। तो f इंटू dx क्या हो जाएगा? d cos थीटा इक्वल टू f d cos थीटा, यानी कि हम फोर्स को रिजॉल्व करें या डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व करें, फार्मूला हमारे पास f d cos थीटा ही आएगा। सो W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, जो वर्क डन आएगा वो एफ डी कॉस थीटा के इक्वल होगा, और जहां पर भी कॉस थीटा होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि W इक्वल टू एफ डॉट डी। थस वी कैन से दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, कि डॉट प्रोडक्ट जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, उसको वर्क का नाम दिया जाता है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वर्क डन, मैक्सिमम और मिनिमम वर्क डन कब होगा? इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो जो एंगल होगा एफ और डी के दरमियान वो जीरो होगा, तो उस वक्त वर्क डन मैक्सिमम होगा, क्योंकि फार्मूला के मुताबिक W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, तो एफ डी कॉस जीरो आ जाएगा, एंगल जीरो होगा पैरेलल होने की वजह से, तो कॉस जीरो 1 होता है, तो ये वर्क डन आ जाएगा एफ डी के इक्वल। और अगर हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट वो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, फोर्स उसके परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में एंगल जो होगा एफ और डी के दरमियान वो 90 डिग्री का होगा। और ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर हम फोर्स लगा रहे हो और वो मूव करे, तो इसलिए परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री आएगा, तो इस वजह से जो वर्क डन होगा वो मिनिमम या जीरो होगा। इसको हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं कि W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा इक्वल टू एफ डी कॉस 90 आ जाता है। थीटा एंगल जहां पर परपेंडिकुलर होने की वजह से 90 आएगा, कॉस 90 जीरो के इक्वल होता है, तो ये वर्क डन जीरो हो जाएगा। इसके बाद थर्ड हमारे पास केस है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल हो, जब एंटी पैरेलल होंगे तो एंगल एफ और डी के दरमियान 180 डिग्री होगा, तो जब हम पुट करते हैं फार्मूला में तो W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ये एफ डी कॉस 180 आ जाता है, कॉस 180 -1 होता है, तो ये माइनस एफ डी आ जाएगा, यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन पावर एंड शो दैट इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर को डिफाइन करना है और ये बताना है कि पावर बेसिकली क्या है, डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी का। व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ पावर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, और डिफरेंट यूनिट्स पावर के क्या होंगे डेली लाइफ में, तो वो भी बताने हैं। तो सबसे पहले पावर की डेफिनेशन है, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। पावर को हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और इफ W इज द वर्क डन, अगर W हमारे पास वर्क डन हो बाय अ बॉडी इन टाइम t, टाइम t में एक ऑब्जेक्ट वर्क डन कर रहा है W, तो P वहां पर क्या होगा, जो पावर होगी वो इक्वल होगी W बाई टी के, यानी कि पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम होगा। तो इसको W हमारे पास जो वर्क डन है वो F डॉट डी के इक्वल होता है, ये हमने पहले क्वेश्चन में देखा भी था, तो P इक्वल टू F डॉट डी ओवर टी हो जाएगा। तो D ओवर टी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो इस वजह से P इक्वल टू एफ वी आ जाएगा, यानी कि पावर इक्वल होगी फोर्स इनटू वेलोसिटी के। Thus we can say that the dot product of force and velocity is called power। जहां पर P F डॉट V से क्या मुराद है कि जो फोर्स पावर है वो किस चीज का डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट को पावर का नाम दिया जाता है। इसके बाद हमने डिफरेंट यूनिट्स बताने हैं पावर के, तो जो डिफरेंट यूनिट्स हैं पावर के वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो यूनिट है वो वाट है। द यूनिट ऑफ पावर इज वाट। वाट इज ए वेरी स्मॉल यूनिट commonly used in power of bulbs and fans। जो पावर का यूनिट है वो वाट है और वाट स्मॉल यूनिट है, इसको ज्यादातर यूज किया जाता है बल्ब और फैंस में। दूसरा हमारे पास किलोवाट्स है। अनदर यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट। फिर मेगावाट भी है। द पावर ऑफ जनरेटिंग सिस्टम स्टेशंस एंड दैट ऑफ ग्रिड स्टेशंस इज एक्सप्रेस्ड इन मेगावाट्स।
जो पावर होती है जनरेटिंग स्टेशंस की या फिर ग्रिड स्टेशन की, वो मेगावाट्स में लिखी जाती है। 1 मेगावाट इक्वल होता है 10 पावर 6 वाट के। इसके अलावा हमारे पास हॉर्स पावर भी होती है। अनदर यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वाट के। तो ये हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं पावर की। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन द केसेस ऑफ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है इन केस ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल होता क्या है? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। जो वर्क डन होगा किसी भी बॉडी पे वो इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि W इक्वल होगा डेल्टा के ई के। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब हमने इसको प्रूव करना है, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा, उसके लिए हम कंसिडर करेंगे ए बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी vi, कि एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो मूव कर रहा है वेलोसिटी vi के साथ, इनिशियल वेलोसिटी vi। ए फोर्स F एक्ट्स ऑन द बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस d। एक फोर्स F एक्ट करती है उस बॉडी पे और डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, d। इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी vf, वो वेलोसिटी चेंज कर देती है इसकी। देन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या देखते हैं, 2ad इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। 2as इक्वल s होता है, तो बेसिकली जो डिस्टेंस था उसको हमने यहाँ पे d लिया है, इस वजह से 2ad इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो है वो F ओवर m के इक्वल होगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इक्वल टू m में होता है, यहाँ से A इक्वल टू F ओवर m आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की जगह पर हमने F ओवर m लिख दिया, 2 इंटू F ओवर m इंटू D इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 इधर आकर डिवाइड होगा और m मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो FD ये इधर ही रह जाएगा। 2 इधर आकर डिवाइड हुआ तो 1 ओवर 2 हो गया, और m इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो m इंटू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ये एज इट इज लिख दिया। यानी कि इस साइड पे 2 डिवाइड होगा और m मल्टीप्लाई हो जाएगा जब ये इक्वल की दूसरी साइड पर जाएंगे। तो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो क्या हो जाएगा कि इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ओवर 2 m को। तो और FD, जब FD क्या है, वर्क डन है, तो W इक्वल टू FD होता है, तो FD की जगह पर हमने W लिख दिया, वर्क डन लिख दिया, इक्वल आ गया। हाफ m को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हाफ m vf स्क्वायर माइनस हाफ m vi स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से W इक्वल आ गया डेल्टा के ई के। ये काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो बेसिकली फाइनल काइनेटिक एनर्जी से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस करें तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। तो W इक्वल आ गया डेल्टा के ई के, विच इज द रिक्वायर्ड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, और यही हमें फाइंड करना था इसमें इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू GMME ओवर RE। ये प्रूव करना है कि जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है वो GMME ओवर RE के इक्वल होती है। तो इसको हम देखते हैं। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बॉडी in moving it from the surface of earth to infinity where the force of gravity becomes zero is called its absolute gravitational potential energy। कि वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी भी बॉडी पे जब हम उसको मूव करवाएं अर्थ की सरफेस से इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी वो पॉइंट होगा जहां पर ग्रेविटी जीरो हो जाती है, तो इसको हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। और ये किसकी इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस GMM ओवर R। यहाँ पर नेगेटिव साइन बेसिकली ये शो करता है कि ये जो मोशन है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, इस वजह से माइनस साइन आएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टू कंप्यूट द वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस बिहाइंड द अर्थ सरफेस टू वेरी फार ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी रिड्यूसेस टू जीरो, let a body of mass m at point 1 at distance r1 from the center of the earth। कि वर्क डन फाइंड करने के लिए जब हम बॉडी को मूव करा रहे हैं अर्थ की सरफेस से किसी ऐसे पॉइंट तक जो कि इन्फिनिटी पे मौजूद है और जहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, तो हम उसके लिए कंसिडर करते हैं कि एक बॉडी है जिसका मास m है और वो पॉइंट 1 पर मौजूद है और इसका डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कितना होगा, r1 होगा। इसी तरह हम मजीद देखें तो बॉडी जो है वो मूव करेगी पॉइंट 1 से पॉइंट n तक
जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट रहेगी 1 से n तक ले जाने में। तो therefore we divide the whole distance into a number of small distances each of magnitude delta r। तो हम क्या करेंगे कि इस डिस्टेंस को स्मॉल डिस्टेंसेस में डिवाइड कर देंगे। हर एक स्मॉल डिस्टेंस का जो डिस्टेंस है या पाथ है वो हमारे पास डेल्टा आर की इक्वल होगा। सो दैट फोर्स ड्यूरिंग ईच इंटरवल रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये जो फोर्स होगी हर इंटरवल के दौरान कांस्टेंट रहेगी। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बिटवीन पॉइंट 1 to 2 विल बी। अब हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन 1 से 2 पॉइंट तक ले जाने के लिए। जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसको पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ले जाने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो फाइंड करेंगे। तो डेल्टा W 1 to 2 इक्वल टू F एवरेज डेल्टा R। W इक्वल टू F D होता है, तो यहाँ पर फोर्स F एवरेज ले ली और D जो डिस्टेंस था उसको डेल्टा R से लिखा है। तो डेल्टा W 1 to 2 ये इक्वल हो जाता है F एवरेज इंटू डेल्टा R इक्वल होगा R2 माइनस R1 के। यानी कि अर्थ के सेंटर से पॉइंट 2 तक का डिस्टेंस माइनस अर्थ के सेंटर से पॉइंट 1 तक का डिस्टेंस। तो ये F एवरेज इंटू R2 माइनस R1 आ जाएगा। अब जो हमारे पास F एवरेज है, फोर्स है दो ऑब्जेक्ट्स के मामले में, वो इक्वल होती है GMME ओवर R एवरेज का स्क्वायर। अगर हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखें तो F इक्वल टू GMME ओवर R स्क्वायर था, तो वही बेसिकली यहाँ पर अप्लाई किया तो F एवरेज इक्वल टू GMME ओवर R एवरेज स्क्वायर आ जाता है। तो हम F एवरेज की जगह पर क्या लिख देंगे? GMME ओवर R एवरेज का स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1। ये F एवरेज की जगह पर सिर्फ ये वाली वैल्यू लिखती है, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इसमें बेसिकली R एवरेज किसकी इक्वल होगा वो हमने देखना है, तो उसको फाइंड करके इसमें पुट करेंगे। बाय ज्योमेट्रिक मीन R एवरेज इक्वल टू अंडर रूट R1 R2। ज्योमेट्रिक मीन के मुताबिक R एवरेज इक्वल होता है अंडर रूट R1 R2 के, तो R एवरेज का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा R1 R2 के। पुट इन इक्वेशन 1। जब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो R एवरेज स्क्वायर की जगह पे R1 R2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग लिख देंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास R2 माइनस R1 ओवर R1 R2 आ गया। इन दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे, R2 ओवर R1 R2 माइनस R1 ओवर R1 R2। तो ये R2 R2 से कैंसिल हो जाएगा, R1 R1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ये वर्क डन आ गया हमारे पास 1 to 2 पॉइंट के लिए। अब हम इसी तरह अगर 2 3 3 4 हर पाथ के लिए लिखना चाहें तो क्या करेंगे? सिमिलरली डेल्टा W 2 to 3 GMME इंटू 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 आ जाएगा। यानी कि 1 2 था तो 2 3 हुआ, तो यहाँ पर 2 और 3 इसमें भी आ जाएगा। और इसी तरह जब हम 3 4 के लिए लिखते हैं तो यहाँ पर 3 4 सिर्फ चेंजिंग आएगी, बाकी फार्मूला वही रहेगा। और अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट से एक पॉइंट पहले तक लिखें तो ये डेल्टा W n माइनस 2 टू n माइनस 1 होगा, और ये इक्वल होगा GMME इंटू 1 ओवर R n माइनस 2 माइनस 1 ओवर R n माइनस 1। और जब लास्ट के लिए लिखेंगे, लास्ट पॉइंट के लिए, तो डेल्टा W n माइनस 1 टू n इक्वल होगा GMME इंटू 1 ओवर R n माइनस 1 माइनस 1 ओवर R n। तो ये तमाम वर्क डन आ गया स्मॉल पैचेस जिन पे हमने कन्वर्ट किया था उस अर्थ के सेंटर से लेकर इन्फिनिटी तक का जो पाथ था उसको स्मॉल पैचेस पे कन्वर्ट करने के बाद हर एक पैच का हमने वर्क डन फाइंड कर लिया है। अब इन तमाम वर्क डन को हम ऐड करेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा जो उस अर्थ की सरफेस से उस इन्फिनिटी तक ले जाने में असरअंदाज होगा। एडिंग ऑल दीज क्वांटिटीज तो डेल्टा W 1 to n इक्वल आ जाएगा डेल्टा W 1 to 2 प्लस डेल्टा W 2 to 3 प्लस डेल्टा W 3 to 4 प्लस डेल्टा W n माइनस 2 to n माइनस 1 प्लस डेल्टा W n माइनस 1 to n। अब इसमें क्या करेंगे, वो तमाम वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट की थी वो इसमें पुट कर देंगे। तो डेल्टा W 1 to n इक्वल आ जाएगा GMME इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2, ये इसकी वैल्यू आ गई। फिर 2 to 3 के लिए GMME इंटू 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। फिर 3 to 4 के लिए GMME इंटू 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R4 प्लस डेल्टा W n माइनस 1 टू n माइनस 2 टू n माइनस 1 के लिए GMME इंटू 1 ओवर R n माइनस 2 माइनस 1 ओवर R n माइनस 1
और डेल्टा डब्ल्यू एन माइनस 1 टू एन के लिए जी एम एम ई इंटू 1 ओवर आर एन माइनस 1 ओवर आर एन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जी एम एम ई सब में से कॉमन आ जाएगा, तो बाकी 1 ओवर आर वन माइनस 1 ओवर आर टू, ये टर्म रह गई, ये टर्म रह गई यहाँ पर, ये टर्म यहाँ पर आ गई, प्लस ये यहाँ पर आ गई और ये यहाँ पर आ गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट से ओपन कर देंगे, तो 1 ओवर आर वन माइनस 1 ओवर आर टू प्लस 1 ओवर आर टू माइनस 1 ओवर आर थ्री प्लस 1 ओवर आर थ्री माइनस 1 ओवर आर फोर प्लस 1 ओवर आर एन माइनस 2 माइनस 1 ओवर आर एन माइनस 1 प्लस 1 ओवर आर एन माइनस 1 माइनस 1 ओवर आर एन। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सिंप्लीफाई होने के बाद। तो बेसिकली अगर हम इस इक्वेशन में देखें, तो अगर फर्स्ट टर्म छोड़ दें तो सेकंड देखें, माइनस 1 ओवर आर टू है तो प्लस 1 ओवर आर टू भी है, माइनस 1 ओवर आर थ्री है तो प्लस 1 ओवर आर थ्री भी है, यानी कि हर जो वैल्यू नेगेटिव में मौजूद है उसके साथ उसकी पॉजिटिव वैल्यू भी मौजूद है। एंड पे भी अगर आप देखें तो 1 ओवर आर एन माइनस टू, इससे पहले वाली जो होगी वो माइनस 1 ओवर आर एन माइनस टू होगी, तो उसके बाद वाली जो दोनों टर्म्स सेम है। तो अगर हम इसको देखें तो ये फर्स्ट 1 ओवर आर वन और लास्ट माइनस 1 ओवर आर एन छोड़ के बाकी तमाम वैल्यूज अंदर से कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव में है तो दूसरी नेगेटिव में भी मौजूद है। तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन डेल्टा डब्ल्यू 1 टू एन इक्वल आ जाएगी जी एम एम ई इंटू 1 ओवर आर वन माइनस 1 ओवर आर एन। दरमियान वाली तमाम टर्म्स कैंसिल हो गई एक दूसरे से, तो 1 ओवर आर वन माइनस 1 ओवर आर एन आ गया। एज पॉइंट एन लाइज ऑन दी इन्फिनिटी, पॉइंट एन जो है वो इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है जो आर एन होगा वो इन्फिनिटी के होगा, इक्वल होगा। यहाँ पर आर एन कैपिटल आएगा, एन कैपिटल आएगा यहाँ पर। तो ये हम क्या करेंगे, डेल्टा डब्ल्यू 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 टू एन था तो एन पॉइंट को हमने इन्फिनिटी कहा था, तो इस वजह से एन की जगह पर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, इक्वल टू जी एम एम ई 1 ओवर आर वन माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी इक्वल टू जी एम एम ई इंटू 1 ओवर आर वन माइनस 0 आ जाएगा। समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है, तो ये जी एम एम ई ओवर आर वन आ जाता है। इफ वी डिस्प्लेसेस द बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू द रेडियस आर ई, अगर हम बॉडी को रिप्लेस कर रहे हैं अर्थ की सरफेस से रेडियस आर ई तक, तो आर वन की जगह पर हम आर ई लिखेंगे, रिप्लेस कर देंगे आर वन को आर ई से, तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल आ जाएगा जी एम एम ई ओवर आर ई। ये बेसिकली वर्क डन आ गया। Thus, from the surface of the earth up to infinity, absolute potential energy equal to GMME over RE। बेसिकली जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में होगा, तो इस वजह से डेल्टा डब्ल्यू की जगह पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी लिखा और बाकी ये फार्मूला एज इट इज आ गया। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू GMME ओवर RE की इक्वल होता है, और यही हमने प्रूव करना था। यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूं कि एक्चुअली जो वर्क डन है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, तो इस वजह से इसके साथ हम नेगेटिव साइन लेते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है माइनस GMME ओवर RE। तो यहां तक ये क्वेश्चन था जिसमें हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी थी, तो वो हमने फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एंड शो दैट इट इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कैलकुलेट करनी है वैल्यू एस्केप वेलोसिटी की और शो करना है कि वो इक्वल होगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के। तो एस्केप वेलोसिटी होती क्या है, द इनिशियल वेलोसिटी व्हिच अ प्रोजेक्टाइल मस्ट हैव एट द अर्थ सरफेस इन ऑर्डर टू गो आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। कि वो इनिशियल वेलोसिटी जिसपे कोई भी प्रोजेक्टाइल अर्थ सरफेस से बाहर निकल जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा, तो उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि एस्केप वेलोसिटी वो होगी जिस वेलोसिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या है, एस्केप वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली द वेलोसिटी अ प्रोजेक्टाइल मस्ट हैव एट द अर्थ सरफेस सो एज टू बी प्रोजेक्टेड टू एन इनफिनिट डिस्टेंस इन स्पेस। अर्थ एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है कि जिस वेलोसिटी पर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए ताकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। Suppose a projectile is given a kinetic energy equal to absolute potential energy। हम सपोज करते हैं कि जो
प्रोजेक्टाइल है उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की गई और वो इक्वल थी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की, देन इट विल रीच एन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि इतना डिस्टेंस क्या हमें मालूम ही नहीं है। सच अ प्रोजेक्टाइल विल हैव एस्केप वेलोसिटी, तो उस प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होगी वो एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी। The value of escape velocity can be computed by equating the initial kinetic energy with the absolute potential energy। जो वैल्यू है escape velocity को उसको हम कंप्यूट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं किस तरह के, equating the kinetic energy with absolute potential energy। जब हम kinetic energy को absolute potential energy के इक्वल रखते हैं तो के ई इक्वल आ गया जी एम एम ओवर आर। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमने यही फाइंड की थी, जी एम एम ई ओवर आर ई। तो बेसिकली यहां पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाएगा जी एम एम ओवर आर। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर की इक्वल होता है और जी एम एम ओवर आर एज इट इज आ गया। यहां से हाफ वी एस्केप स्क्वायर एम एम से कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल रह जाएगा जी एम ओवर आर। तो वी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 2 जी एम ओवर आर। स्क्वायर रूट लेंगे तो वी एस्केप इक्वल आ जाता है अंडर रूट 2 जी एम ओवर आर के। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। एज वी नो दैट एफ इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, जो फोर्स है या वर्क डन है वो किसकी इक्वल है, जी एम एम ओवर आर स्क्वायर के। तो यहां से हम देख सकते हैं कि W इक्वल होता है mg के, तो ये इक्वल आ जाएगा जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। एम एम से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी रह जाएगा G इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम रह जाता है। तो जी एम की ये जो जी एम है इसकी वैल्यू आ गई जी आर स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो वी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 2g आर स्क्वायर ओवर आर। तो ये r एक स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी अंडर रूट 2g r आ जाएगा। ये बेसिकली वो एस्केप वेलोसिटी है जिस पे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाती है। और इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं, g की वैल्यू हमें मालूम है 10 होती है या 9.8 है और रेडियस 6.4 इंटू 10 पावर 6 है। इसको कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट किया तो 11.2 इंटू 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये एस्केप वेलोसिटी हमने फाइंड करनी थी जो कि इक्वल होगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ब्रीफली वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से हैं वो बताने हैं। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होते कौन से हैं, द रिसोर्सेज व्हिच आर बीइंग कंटिन्यूअसली रिन्यूड बाय नेचर constantly are called as renewable resources or non-conventional resources of energy। कि वो रिसोर्सेज जो कंटिन्यूअसली रिन्यू होते हैं नेचर की मदद से, तो उनको बेसिकली कहा जाता है रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी। दे आर नॉट कन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव इन नेचर, ये कन्वीनियंट नहीं होते और नेचर में इनएक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। सम ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर एनर्जी फ्रॉम बायोमास, बायोमास से एनर्जी हासिल होती है। एनर्जी फ्रॉम वेव्स, वेव्स की वजह से एनर्जी हासिल होती है। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी फाइंड की जाती है। टाइडल एनर्जी है, टाइडल एनर्जी बेसिकली क्या होती है, जो लहरों की मदद से आती है। सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी है। तो ये 6 किस्म की जो एनर्जी की टाइप्स हैं वो बेसिकली नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। तो इसको बारी बारी देखते हैं हम। एनर्जी फ्रॉम बायोमास, बायोमास एनर्जी इज द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोमास एनर्जी की वो टाइप है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स को देखा जाता है, वो एनर्जी देखी जाती है जो प्लांट्स और एनिमल्स की निस्बत से हासिल होती है। एंड इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये क्या है हमारे लिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लें, फिर उसके बाद सेकंड एनर्जी की तरफ जाते हैं। इसके जो सोर्सेज हैं एनर्जी फ्रॉम बायोमास के, गार्बेज, डेड ट्रीज, ट्री ब्रांचेस, यार्ड क्लिपिंग्स, लेफ्ट ओवर क्रॉप्स, वुड चिप्स एंड bark एंड sawdust फ्रॉम लंबर मिल्स एटसेट्रा। तो ये तमाम क्या हैं, सोर्सेज हैं एनर्जी फ्रॉम बायोमास के। अब इसमें जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो फर्स्ट क्या है, कंबस्टन। ट्रक्स ब्रिंग द वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड फार्म्स टू बायोमास पावर प्लांट।
इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ट्रक होते हैं वो वेस्ट फैक्ट्रीज और फार्म्स की तरफ, फैक्ट्रीज और फार्म से लेकर आते हैं बायोमास पावर प्लांट की तरफ। दिस इज देन फेड इनटू ए फर्नेस वेयर इट इज बर्न्ड। फिर उनको कहाँ रखा जाता है, फर्नेस में डाला जाता है जहां पर इनको जलाया जाता है। The heat is used to boil water and the energy is used to run turbines and generators. तो हीट जो है उसका इस्तेमाल करते हैं वाटर बॉयल करने के लिए और एनर्जी इस्तेमाल की जाती है टर्बाइंस रन करने के लिए और जनरेटर्स रन करने के लिए। दूसरा हमारे पास जो है वो गैसिफिकेशन है। इन दिस प्रोसेस द गार्बेज इज डिकम्पोज्ड टू प्रोड्यूस मीथेन गैस। इस प्रोसेस में जो गार्बेज है उसको डिकम्पोज किया जाता है ताकि मीथेन गैस पैदा हो सके। इन प्लेसेस वेयर लॉट्स ऑफ एनिमल्स आर रेज्ड, ऐसी जगह जहां पर एनिमल ज्यादा पाए जाते हैं, प्रोड्यूस मैन्योर। व्हेन मैन्योर डिकम्पोजेज इट आल्सो गिव्स ऑफ मीथेन गैस सिमिलर टू गार्बेज। तो इस हालत में भी हमें मीथेन गैस हासिल होती है जो कि सिमिलर टू गार्बेज होती है। दिस गैस कैन बी बर्न्ड राइट एट फार्म टू मेक एनर्जी टू रन फार्म। ये गैस पर क्या की जाती है, इसको बर्न किया जाता है ताकि क्या हो, इससे हमें एनर्जी हासिल हो और हम क्या कर सकें इसकी मदद से, जहां जहां पे भी हमें वो रिक्वायर्ड है एनर्जी, वहां पर अपनी जरूरियात पूरी कर सकें। इसके बाद पायरोलाइसिस प्रोसेस है जो कि एनर्जी फ्रॉम बायोमास से रिलेटेड ही है। टेक्नोलॉजीज टुडे आर एबल टू रिकवर द एनर्जी contained in plastics. Plastics have a high energy content that can be converted to electrically. ये पायरोलाइसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेक्नोलॉजीज क्या करती हैं, रिकवर करती हैं एनर्जी जो उनको हासिल होती है इन प्लास्टिक्स। प्लास्टिक हाई एनर्जी कंटेंट है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंथेटिक गैस, फ्यूल्स एंड recycled lead feed stocks for new plastics. इसके बाद जो सेकंड पॉइंट था एनर्जी फ्रॉम बायोमास के बाद, वो है एनर्जी फ्रॉम वेव्स। वेव्स की मदद से हम एनर्जी कैसे होती है, तो वेव्स आर ए पावरफुल सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ओशन वेव्स आर कास्ड बाय द विंड एज इट ब्लोज अक्रॉस द सी। एनर्जी फ्रॉम वेव्स जो है, वेव्स पावरफुल सोर्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी का। ओशन वेव्स काज होते हैं बाय द विंड एज इट ब्लोज अक्रॉस द सी, जो कि सी के अक्रॉस एयर ब्लो कर रही होती है। देयर आर मैनी डिवाइसेस, काफी सारी डिवाइसेस हैं जो डिजाइन की जाती हैं एफिशिएंटली ताकि वो कन्वर्ट करें वेव को इलेक्ट्रिसिटी में, यानी कि वेव्स की मदद से हमें एनर्जी हासिल होती है, उसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। ऑसिलेटिंग वाटर कॉलम कौन सा है? An oscillating water column consists of a partially submerged structure that opens to the ocean below the water surface. जो oscillating water column है वो उसमें partially submerged structure होता है जो कि open होता है ocean below to the water surface, समंदर में below the surface water surface. When the waves come through the structure, it causes the water column to rise and fall with the wave, which causes the air in the top structure to pressurize and depressurize. जब waves आती हैं स्ट्रक्चर के थ्रू तो वो क्या करती हैं, वाटर कॉलम को राइज करती हैं और फॉल करती हैं, वेव which causes the air in the top structure to pressurize and depressurize, कि जो जब फॉल करेंगी विद द वेव के साथ, which causes the air in the top structure, जो कि वजह बनती है किस चीज को, causes the एयर की वजह इन द टॉप स्ट्रक्चर में टू प्रेशराइज एंड डीप्रेशराइज, ताकि वो प्रेशराइज और डीप्रेशराइज कर सके। दिस इन टर्न पुशेस एंड पुल्स एयर थ्रू अ कनेक्टेड एयर टर्बाइन टू ड्राइव अ जनरेटर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या करता है, टर्न करता है, पुशेस और पुल्स, पुश और पुल को एयर थ्रू ए कनेक्टेड एयर टर्बाइन टू ड्राइव जनरेटर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, के इसकी मदद से फिर जनरेटर भी चलाकर चेक किए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड है जियोथर्मल एनर्जी। The inside of the earth is full of heat which can be converted into different forms of energy, therefore it is called geothermal energy। के अर्थ के अंदर full of heat है which can be converted into different forms of energy, जिसको हम काफी सारी अदर forms of energy में कन्वर्ट कर सकते हैं।
Therefore it is called geothermal energy। तो इस वजह से इसको जियोथर्मल एनर्जी का नाम भी दिया जाता है। प्रोसीजर क्या है इसका? जियोथर्मल पावर प्लांट्स यूजेस हीट फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ। जो यूनिवर्सल पावर प्लांट होते हैं, पावर प्लांट्स, जियोथर्मल पावर प्लांट वो यूज करते हैं हीट, ताकि वो क्या कर सकें, अर्थ से जनरेट कर सकें स्टीम को, जो कि फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी। Wells are drained. Wells are drilled 1 or 2 miles deep into the earth to pump steam or hot water to the surface. वेल्स, कुएं ड्रिल किए जाते हैं 1 या 2 माइल्स गहरे जमीन के अंदर, ताकि वो पंप करें स्टीम को या गर्म पानी को, ताकि वो सरफेस पे आ जाए। द स्टीम स्पिन्स अ टरबाइन। जो स्पीड है वो टरबाइन को स्पिन करेगी। विच इज कनेक्टेड टू जनरेटर दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो जनरेटर के साथ कनेक्ट होते हैं ताकि उन्हें क्या मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर सकें। द स्टीम कूल्स ऑफ इन ए कूलिंग टावर एंड कंडेंसेस बैक टू द वाटर। जो स्टीम है वो ठंडी होती है कूलिंग टावर में और दोबारा क्या बन जाती है, वाटर बन जाती है। दिस कूल्ड वाटर इज पंप्ड बैक इनटू द अर्थ टू बिगिन द प्रोसेस अगेन। तो ये जो ठंडा पानी है उसको दोबारा कहाँ भेजा जाता है, वापस भेज दिया जाता है, ताकि अर्थ क्या करे, बिगिन करे न्यू प्रोसेसिंग। तो ये जियोथर्मल एनर्जी था। इसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास वो है टाइडल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द पावर ऑफ टाइड्स। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम पावर, जो टाइड्स की पावर है उसको इस्तेमाल करके। टाइड्स होती क्या है? टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द बोथ द मून एंड द सन। जो टाइड्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं ग्रेविटेशनल पुल, किसका ग्रेविटेशनल पुल? मून और सन दोनों का। विच पुल्स वाटर अपवर्ड्स, जो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। व्हाइल द अर्थ्स रोटेशनल एंड ग्रेविटेशनल पावर पुल्स वाटर डाउन, जबकि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल और रोटेशनल पावर है वो उस वाटर को डाउन पुल करती है, थस क्रिएटिंग हाई एंड लो टाइड्स, जिसकी वजह से हाई और लो टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। तो टाइडल एनर्जी, टाइडल बैरेज क्या होते हैं? Tidal barrage is a dam that utilizes the potential energy generated by the change in height between high and low tides। जो tidal barrage है वो बेसिकली एक डैम है जो यूटिलाइज करता है पोटेंशियल एनर्जी की। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? जो अभी चेकअप करवा के कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? जनरेटेड बाय द चेंज। A tidal barrage is a dam that utilizes the potential energy generated by the change in height between high and low tides। जो टाइडल बैरेज है वो बेसिकली एक डैम है जो यूटिलाइज करता है पोटेंशियल एनर्जी को, जो कि जनरेट की जाती है चेंज इन हाइट बिटवीन हाई एंड लो टाइड्स। हाइट की चेंज की वजह से, जो कि हाई और लो टाइड्स की वजह से होती है। दिस एनर्जी टर्न्स अ टरबाइन और कंप्रेसेस एयर विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। ये एनर्जी टरबाइन को या कंप्रेसेस एयर को रन करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज द रेडिएंट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। सोलर एनर्जी क्या करती है कि सूरज की मदद से हमें हीट और लाइट हासिल होती है। सोलर पावर इज द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर पावर बेसिकली क्या काम करता है? कन्वर्ट करता है एनर्जी को सनलाइट से दूसरी इलेक्ट्रिसिटी में। आइदर डायरेक्टली यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल, वो डायरेक्टली भी कर सकता है फोटोवोल्टिक सेल की मदद से, और इनडायरेक्ट भी कर सकता है कंसंट्रेटेड सोलर पावर के जरिए से, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। कंसंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम्स यूज लेंसेज और मिरर्स एंड सोलर ट्रैकिंग सिस्टम्स टू फोकस अ लार्ज एरिया ऑफ सनलाइट इनटू अ स्मॉल बीम। जो कंसंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम्स हैं वो यूज करते हैं लेंसेज या मिरर्स को और सोलर ट्रैकिंग सिस्टम्स को, ताकि वो फोकस करे लार्ज एरिया ऑफ सनलाइट स्मॉल बीम की सूरत में। तो बेसिकली सोलर एनर्जी की मदद से सोलर सेल यूज किया जाता है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास लास्ट है जो 6 पॉइंट है विंड एनर्जी का। विंड एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर इन मोशन। ये एयर जो
मूव कर रही होती है उससे जो हमें एनर्जी हासिल होगी वो क्या होगी, काइनेटिक विंड एनर्जी होगी। इसको हम विंड भी कहते हैं। एयर की जो काइनेटिक एनर्जी है, एयर की मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है उसको विंड एनर्जी का नाम दिया जाता है। तो विंड फॉर्म्स क्या है इन दी विंडी रीजन्स? विंडी रीजन्स, विंड मिल्स आर इंस्टॉल्ड टू प्रोड्यूस मैकेनिकल एनर्जी। विंड मिल्स इंस्टॉल की जाती हैं ताकि वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। विंड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द काइनेटिक एनर्जी क्रिएटेड बाय एयर इन मोशन। विंड यूज करता है, इस विंड को इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। कैसे? काइनेटिक एनर्जी उसने यूज करनी होती है जो कि एयर की मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है। दिस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजिंग विंड टर्बाइंस और विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम्स। दिस इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय, ये कैसे ट्रांसफॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? विंड टर्बाइंस या विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम्स की मदद से। विंड फर्स्ट हिट्स अ टर्बाइंस ब्लेड। विंड क्या करती है? हवा टकराती है जो टर्बाइंस ब्लेड्स होते हैं उनके साथ, काजेंस देम टू रोटेट, जिसकी वजह से वो रोटेट करना शुरू हो जाते हैं, एंड टर्न द टर्बाइन कनेक्टेड टू देम, और उनके साथ जो टर्बाइन कनेक्ट हुए होते हैं वो उनको टर्न कर देती है, यानी कि ऑन कर देती है। तो इस तरीके से हमारे पास विंड एनर्जी के जरिए से भी एनर्जी हासिल की जाती है। तो यहां तक हमारे इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। मजीद किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक देखने के लिए या एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।